हाय दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? तो आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है आणविक जीव विज्ञान या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दोस्तों, और हिंदी में बोलेंगे आणविक जीव विज्ञान। दोस्तों यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सेलेक्टेड टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, क्यों इंटरेस्टिंग है? ये जब हम लोग पढ़ेंगे तो खुद से देखेंगे कि इंटरेस्टिंग क्यों है। आप लोग जेनेटिक्स पढ़े हैं, जेनेटिक्स का मतलब आनुवंशिकी और जो आणविक जीव विज्ञान है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में या इस लेक्चर में हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है या डीएनए का द्विगुणन क्या होता है और डीएनए का जो द्विगुणन होता है इसका प्रोसेस क्या होता है और ये कैसे होता है। तो डीएनए का जो प्रतिकृतियन होता है, रेप्लिकेशन की हिंदी जो होती है दोस्तों प्रतिकृतियन होती है, और ये कैसा होता है? अर्ध संरक्षी होता है दोस्तों। कैसा होता है? अर्ध संरक्षी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेमी कंजर्वेटिव मोड। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है अर्ध संरक्षी, मतलब आधा संरक्षित हो जाना या आधा स्टोर हो जाना। अब स्टोर क्या हो रहा है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों डीएनए रेप्लिकेशन जब आया था या डीएनए रेप्लिकेशन की जब स्टार्टिंग थी तो उस समय तीन मोड चल रहे थे, जिसमें से एक था अर्ध संरक्षी और एक था कंजर्वेटिव और एक था डिस्पर्सिव। तो जो सेलेक्टेड मोड है, मोड का मतलब होता है दोस्तों मॉडल या नियम। लोग जो थे, कुछ लोगों ने बताया कि नहीं भैया जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो अर्ध संरक्षी होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। कुछ लोगों ने बताया कि कंजर्व होता है, सीक्वेंस मतलब कंजर्व होता है, डिस्पर्सिव होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, और बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट भी किया। तो जो सेलेक्टेड मॉडल है या जो सेलेक्टेड मोड है, जो तरीका है रेप्लिकेशन का, वो क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव मोड। ये कभी कभी आप लोगों से 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ये क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है या डिस्पर्सिव होता है या सेमी कंजर्वेटिव होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि डीएनए का जो प्रतिकृतियन होता है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है। आप लोग चिंता ना करें, मैं सेमी कंजर्वेटिव का मतलब भी बताऊंगा और आपको यह टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू एंड पॉइंट ऑफ कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन के बाद ये भी जो है कंपटीशन के लिए ये जो लेक्चर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आप लोग अब इसके बाद हायर एजुकेशन में जाने वाले हैं, ग्रेजुएट बनने वाले हैं। इसके बाद कुछ लोग हो सकता है नीट की तैयारी करें, कुछ लोग हो सकता है मेडिकल फील्ड में जाना चाहें, कुछ लोग हो सकता है बीएससी करें। तो ऐसे जहाँ पे भी आप जाएंगे, किसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने जाएंगे, अगर आप लोग बीएचयू का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, अगर आप लोग पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देते हैं, जहाँ पे भी इंट्रेंस टेस्ट होता है, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनेगा पक्का है कि 1 या 2 क्वेश्चन पक्का ही आना है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है या तो 3 नंबर का होता है या तो 2 नंबर का होता है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग अपना समय गवाए, बिना समय गवाए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है और डीएनए डुप्लीकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए डुप्लीकेशन क्या होता है दोस्तों? डुप्लीकेशन का मतलब होता है द्विगुणन। क्या होता है? द्विगुणन। मतलब डीएनए जो होता है वह अपने आप को क्या करता है? डबल करता है। क्या करता है? डबल कर लेता है, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए डुप्लीकेशन जो होता है क्यों होता है और यह अपने आप को क्यों डबल करता है? क्या इसकी आवश्यकता है? क्या नीड है हमें? ऐसा क्यों होता है और क्या ऐसा होना जरूरी है? क्या अगर ये प्रोसेस ना हो तो इसके द्वारा हमें क्या होगा?
अगर डीएनए रेप्लिकेशन हमारे अंदर ना हो तो क्या होगा, ठीक है। आप लोग कभी सोचे हैं ये बात कि अगर डीएनए रेप्लिकेशन ना हो, सेल साइकिल ना चले, ठीक है, हमारी बॉडी डिवाइड ना हो तो क्या होगा, हमारे अंदर क्या होगा दोस्तों। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए डुप्लीकेशन क्यों होता है ये चीज़ हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस में होता है या किसके अंदर होता है, डीएनए के अंदर होता है दोस्तों। जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए के अंदर होता है और किस रूप में होता है, जीन के रूप में होता है। जीन्स के रूप में जो होता है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है और मतलब जेनेटिक मटेरियल जो होता है हमारा वो जीन के रूप में होता है, ठीक है। अब डीएनए का डुप्लीकेशन मतलब डीएनए का डबल होना, डीएनए का क्या होना, डबल होना, डीएनए से डीएनए ही बनना जो होता है वो डुप्लीकेशन कहलाता है या प्रतिकृतियन कहलाता है और रेप्लिकेशन कहलाता है। तो डीएनए डबल क्यों होता है, डीएनए डबल इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो मदर और फादर के जो कैरेक्टर होते हैं, जो लक्षण होते हैं वो किसके थ्रू आएंगे हमारे अंदर, डीएनए के थ्रू आएंगे, ठीक है। मदर और फादर के जो लक्षण होते हैं हमारे अंदर वो किसके थ्रू आएंगे, डीएनए के थ्रू आएंगे। तो मम्मी पापा के जो लक्षण होते हैं या जो कैरेक्टर होते हैं, सारे जीवों के जो लक्षण होते हैं जो अपने मदर और फादर से लेते हैं या अपने पीढ़ी से लेते हैं, तो किस प्रोसेस के थ्रू आता है, डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए डुप्लीकेशन। अब दोस्तों हम लोग बात ये करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए डुप्लीकेशन कब होता है। हम लोग सेल साइकिल जब पढ़ेंगे, ठीक है, 11th में रहा होगा, अगर नहीं रहा होगा तो ये सिलेबस काट दिया होगा सेल साइकिल का, ठीक है। सेल साइकिल जो होता है दोस्तों ये 1 to 9th मंथ में जब मदर प्रेग्नेंट रहती हैं या वोमेंस जब प्रेगनेंसी के दौर में रहती है तो ये सारी चीज़ें उस समय होती हैं 1 to 9 मंथ के अंदर। क्योंकि हमारा जो एम्ब्रियो होता है, जो फिटस के अंदर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत तो होती हैं। 1 to 9 मंथ के अंतर्गत सारी प्रोसेस हो जाती हैं, ठीक है। हमारा मदर और फादर का जो कैरेक्टर होता है वो हमारे अंदर आ जाता है, हमारे बॉडी में सारे ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कब होती हैं दोस्तों, 1 to 9 मंथ। और एक चीज़ जब आप लोग साइकिल पढ़ेंगे, सेल साइकिल, सेल साइकिल का मतलब होता है कोशिका चक्र, ठीक है दोस्तों। तो जब कोशिका चक्र आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें एक यस फेज आती है। कौन सी फेज आती है, यस फेज आती है दोस्तों। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यस फेज, ठीक है। यस फेज एक यस प्रावस्था आती है दोस्तों, जिसमें एक क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि डीएनए का डुप्लीकेशन या डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए का प्रतिकृतियन किस फेज में होता है, किस फेज में होता है या किस अवस्था में होता है। तो आप लोग याद रखिएगा यस फेज में होता है, ठीक है। इसकी 4 फेज होती हैं, G1, S, G2 और M दोस्तों। तो G1, S, G2 और M। तो यस फेज में जो होता है वो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है या डीएनए का डुप्लीकेशन होता है दोस्तों। तो अब हम लोग बात ये करते हैं कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन और डीएनए का डुप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, मतलब अर्धसंरक्षी का मतलब क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है। क्योंकि हमें ये पता चल गया कि डीएनए रेप्लिकेशन क्यों होता है, ये तो पता चल गया ना। डीएनए का रेप्लिकेशन इसीलिए होता है कि हमारे मदर और फादर के जो कैरेक्टर हैं या जो हमारे पूर्वज के कैरेक्टर हैं, जो लक्षण हैं, वो हमारे अंदर कैसे आएंगे, जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा या डीएनए का द्विगुणन होगा या प्रतिकृतियन होगा, तभी हमारे अंदर वो आएंगे। अब हम लोग बात ये करते हैं कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है या डीएनए का जो डुप्लीकेशन होता है ये कैसे होता है, मतलब इसका मोड क्या है, इसका एम क्या है, इसका रास्ता क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, कैसे होता है। तो इसकी जो प्रोसेस होता है डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है अर्धसंरक्षी होता है या सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है दोस्तों, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सेमी कंजर्वेटिव ये होता है दोस्तों कि एक जो स्ट्रैंड होता है, ये जो है हमारा डीएनए है, क्या है, एक डीएनए है। अब इस डीएनए से जब नया डीएनए बनेगा,
इस डीएनए से क्या बनेगा, जब नया डीएनए बनेगा दोस्तों, तो एक जो डीएनए होगा ये ओपन होगा पहले ना, ये क्या होगा, ओपन होगा। तो ओपन होके कुछ ऐसा बनाएगा, एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा दोस्तों, टेम्पलेट की तरह काम करेगा। और टेम्पलेट में मान लीजिए यहाँ पे ए लगा है और यहाँ पे मान लीजिए जी लगा है, ठीक है दोस्तों। तो जब हमारा दूसरा डीएनए बनेगा, दूसरे का मतलब ए पेरेंटल डीएनए हमारा क्या है, ए पेरेंटल डीएनए है। ए यहाँ पे पी का मतलब पेरेंटल डीएनए, पेरेंटल डीएनए का मतलब मदर और फादर का डीएनए दोस्तों। मदर और फादर का डीएनए जब रेप्लिकेशन होगा इसके अंदर तो कुछ ऐसी प्रोसेस होगी, और जब ऐसी प्रोसेस होगी तो ये क्या करेगा, एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा। टेम्पलेट का मतलब होता है दोस्तों सांचा। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, सांचा। सांचा एक मशीन की तरह होता है, इसके थ्रू हम लोग किसी भी प्रोसेस को सेम टू सेम करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, आप लोग गुजिया की मशीन देखें जो होली में, हाँ होली में ही गुजिया बनती अक्सर, क्योंकि एक फेमस त्यौहार होता है होली हिंदुओं का। तो इसमें क्या होता है, मोस्ट जो स्वीट होती है, जो सबके घर ज़्यादा से ज़्यादा बनती है, वो क्या बनाई जाती है, गुजिया बनाई जाती है। तो गुजिया की जो मशीन होती है क्या होती है, इसको समझ लीजिए एक सांचा होता है, टेम्पलेट होता है। तो इसमें जब हम लोग प्रोडक्ट को, मतलब इस मिक्सचर को, हमारे सूजी और आटा मैदा को डाल के इसके अंदर जब डालते हैं तो उस सांचे की तरह क्या हो जाता है, शेप हो जाता है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है दोस्तों, तो जब हम लोग फोटोस्टेट की दुकान पे जाते हैं तो जो मशीन होती है इसके ऊपर जब हम लोग बुक को रखते हैं अपने, तो बुक जो है हमारा वो क्या होता है, टेम्पलेट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, टेम्पलेट की तरह काम करता है। और इसका जो बाहर वाला जो पेज निकलता है, जो प्रोडक्ट होता है, हमारा उत्पाद निकलता है, वो कैसा होता है, सेम टू सेम होता है दोस्तों। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट या सांचा बोलते हैं। तो डीएनए जो पेरेंटल डीएनए है वो हमारा किसकी तरह काम करेगा, टेम्पलेट स्टैंड की तरह काम करेगा। और जब न्यू डीएनए बनेगा दोस्तों, तो न्यू डीएनए क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। ए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा दोस्तों, और ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो जब हम लोग जानते हैं, चारगाफ ने बताया था, चारगाफ का रूल आप लोग पढ़े हैं, डीएनए मॉडल मैंने पढ़ा रखा है। तो आप लोग जानते हैं कि ए के साथ क्या जुड़ता है, टी जुड़ता है, और जी के साथ क्या जुड़ता है, सी जुड़ता है दोस्तों। क्या जुड़ता है, सी जुड़ता है, ठीक है। ए के साथ टी जुड़ेगा और जी के साथ सी जुड़ेगा, एंड वाइस एंड वर्सा, ठीक है। तो ये चारगाफ ने बताया था कि एक प्यूरिन बेस दूसरे पिरिमिडिन बेस से बनता है, या बना होता है, या जुड़ता है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा, ऐसा कुछ डीएनए बनेगा, और उसमें से एक डीएनए क्या होगा, एक डीएनए जो होगा वो ओल्ड होगा, और दूसरा डीएनए क्या होगा, न्यू होगा। एक डीएनए जो होगा ओल्ड होगा, और दूसरा डीएनए क्या होगा, न्यू होगा। तो ऐसे प्रोसेस या ऐसे डीएनए को हम लोग बोलते हैं अर्धसंरक्षी बोलते हैं, या सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं। अब तो हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक ही डीएनए के अंदर जब दो स्ट्रैंड अलग होते हैं, मतलब एक पेरेंटल स्ट्रैंड हो, जिसको बोलेंगे ओल्ड, और एक क्या हो, न्यू स्ट्रैंड हो, जिसको बोलेंगे डाटर स्ट्रैंड या नया स्ट्रैंड। तो एक ही डीएनए के अंदर जब दो डीएनए होते हैं, मतलब दो स्ट्रैंड होते हैं, एक फादर का या मदर का डीएनए हो गया हमारे अंदर, जो ओल्ड डीएनए होता है, इसमें मदर फादर के कैरेक्टर है, और एक जो बनेगा हमारा न्यू डीएनए बनेगा। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव या अर्धसंरक्षी बोलते हैं दोस्तों। तो अर्धसंरक्षी जो मोड था, जो रेप्लिकेशन था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, ठीक है, मेजेल्सन एंड स्टाहल। क्या नाम था, मेजेल्सन एंड स्टाहल दोस्तों, ठीक है, मेजेल्सन एंड स्टाहल, ठीक है। इनका नाम जो था मेजेल्सन एंड स्टाहल, ठीक है। मेजेल्सन एंड स्टाहल ने सेमी कंजर्वेटिव मोड दिया था दोस्तों। सेमी कंजर्वेटिव मोड के बारे में उन्होंने बताया था। सेमी कंजर्वेटिव मोड उन्होंने एक बैक्टीरिया के ऊपर परफॉर्म किया था, जिसका नाम था ई कोलाई दोस्तों। इट इज़ अ वेरी फेमस ऑर्गेनिज्म एंड वेरी फेमस बैक्टीरिया। क्या है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है, या बहुत ही फेमस बैक्टीरिया है, जिसका नाम होता है ई कोलाई, और इसका पूरा नाम होता है दोस्तों इस्केरिचिया कोलाई होता है। इस्केरिचिया कोलाई के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करते हैं,
ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड जो होता है वो मेजल्सन और स्टाहल ने दिया था, और उन्होंने किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया था दोस्तों? ई कोलाई के ऊपर किया था या एस्केरिसिया कोलाई के ऊपर किया था। अब इतनी बात तो समझ में आ गई आप लोगों को। दूसरी बात हम लोग ये बात करते हैं कि उन्होंने कार्बन के 2 आइसोटोप को चुना था। कार्बन की कितने आइसोटोप को? 2 आइसोटोप को चुना था दोस्तों। 2 आइसोटोप क्या थे हमारे? ये देखिएगा आप लोग, 2 आइसोटोप थे। एक आइसोटोप था N15 मीडियम और दूसरा था N14 मीडियम दोस्तों। N15 मीडियम जो है ये हैवी आइसोटोप है। कैसा आइसोटोप है? हैवी समस्थानिक है। और N14 जो है दोस्तों, N14 जो है वो लाइट आइसोटोप है या हल्का है। ठीक है, कैसा है? हल्का है। तो N15 और N14 तो ई कोलाई को, ठीक है, ई कोलाई को मेजल्सन और स्टाहल ने सबसे पहले N15 मीडियम में क्या किया? ग्रो किया। काफ़ी जनरेशन तक क्या किया? काफ़ी पीढ़ी तक उन्होंने ई कोलाई को N15 मीडियम मतलब हैवी आइसोटोप जो था, हैवी समस्थानिक जो है कार्बन नाइट्रोजन का, उसके अंदर क्या किया? ग्रो किया। ठीक है, ग्रो किया। किसको ग्रो किया? ई कोलाई को दोस्तों क्या किया? ग्रो किया काफ़ी जनरेशन तक। किसके अंदर ग्रो किया? N15 मीडियम के अंदर। और तब तक ग्रो किया जब तक ई कोलाई के अंदर N15 का DNA नहीं आ गया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया? N15 को निकाल के N14 मीडियम के साथ इसको क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। N14 मीडियम के साथ मिक्स कर दिया। और N14 मीडियम के साथ मिक्स करने के बाद उन्होंने फर्स्ट जनरेशन जो देखा, फर्स्ट जनरेशन जो आती है दोस्तों, ई कोलाई का एक रेप्लिकेशन टाइम होता है जो कितने मिनट बाद आता है? 20 मिनट बाद आता है दोस्तों। ये याद रखिएगा, कितने मिनट बाद? 20 मिनट बाद। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये पूछा जाता है कि बैक्टीरिया का जो रेप्लिकेशन टाइम होता है और जो डुप्लीकेशन टाइम होता है वो कितना होता है? तो ये याद रखिएगा 20 मिनट होता है। अर्थात बैक्टीरिया अपने आप को 20 मिनट बाद क्या कर लेती है? डबल कर लेती है। और यही एक बड़ा यूज़ होता है दोस्तों। आप लोगों ने कभी सोचा कि सारा का सारा जो प्रयोग होता है या सारा का सारा जो एक्सपेरिमेंट होता है ये ई कोलाई के ऊपर क्यों करते हैं हम लोग, या छोटे छोटे बैक्टीरिया के ऊपर क्यों करते हैं दोस्तों? इसीलिए करते हैं क्योंकि इनका जो रेप्लिकेशन टाइम होता है कम होता है और हमारा जो रिजल्ट होगा वो जल्दी से मिल जाएगा दोस्तों। तो उन्होंने N15 मीडियम में ग्रो करा के फिर इस DNA को क्या किया? N14 मीडियम के साथ क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। और जब उन्होंने 20 मिनट बाद देखा, पहला प्रोसेस है, पहला स्टेप है, ठीक है, ये पहला स्टेप है। जब उन्होंने 20 मिनट बाद उसको ग्रो किया तो उन्हें कुछ ऐसा रिजल्ट दिखा। और जब ऐसा रिजल्ट दिखा तो उन्होंने देखा कि जो हमारा रिजल्ट मिल रहा है, जो हमारा DNA मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है? एक जो स्ट्रैंड बना N14 का बना, मैंने यहाँ पे 2 कलर शो किया है। एक ब्लैक कलर जो है दोस्तों N14 को दिखा रहा है, ब्लैक कलर क्या है? N14 को दिखा रहा है। और रेड कलर जो है N15 को दिखा रहा है। मतलब हैवी आइसोटोप और लाइट आइसोटोप दोस्तों। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दोनों का जो स्ट्रैंड है, एक का मतलब एक से क्या बनेगा दोस्तों? 2 बनेगा। ठीक है, एक स्ट्रैंड से कितने स्ट्रैंड बनेंगे? 2। डुप्लीकेशन का मतलब डबल होना ना, डुप्लीकेशन का मतलब क्या होना? डबल होना। तो ई कोलाई यहाँ पे है, ई कोलाई जो है अपने आप को 20 मिनट बाद डबल कर रही है, तो 2 स्ट्रैंड बन रहे हैं DNA के। और दोनों के दोनों स्ट्रैंड क्या बन रहे हैं? N15 और N14 बन रहे हैं। और ऐसे DNA को बोलते हैं हाइब्रिड DNA या संकर DNA दोस्तों बोलते हैं। हाइब्रिड DNA या संकर DNA बोलते हैं। और ये वाला जो बैंड होता है हमारा, बैंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? रेखा या चिन्ह जो होता है हमारा, ठीक है, धागा। ये वाला जो बैंड होता है कहाँ मिलता है? वो बीच में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? एकदम बीच में मिलता है। आप लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़े होंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बताता है कि कोई भी चीज़ पानी में क्यों तैरती है या कोई भी चीज़ पानी में क्यों डूब जाती है?
ठीक है। तो यही इसी आर्किमिडीज सिद्धांत के ऊपर जो होता है क्या होता है, बेस्ड होता है, क्योंकि जो हाइब्रिड डीएनए होता है हमारा, इसका जो समस्थानिक होता है वो क्या होता है, बीच में होता है। ठीक है, वो काफ़ी हल्का होता है और दोनों का जो ग्राउंड स्टेट होता है वो लेवल जो होता है सेम होता है, इसलिए इसका जो बैंड होता है वो कहाँ दिखता है, बीच में दिखता है दोस्तों। ठीक है, अब फिर मेजल्सन और स्टाहल ने इसी को क्या किया, दूसरा जनरेशन लिया। दूसरे जनरेशन में उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को जब ग्रो किया तो सेकेंड जनरेशन में उन्होंने क्या देखा कि एक से दो बने तो दो से कितने बनेंगे, 4 बनेंगे दोस्तों। और 4 डीएनए जो बना तो 2 डीएनए जो बना वो लाइट बना दोस्तों, मतलब हल्का समस्थानिक डीएनए बना, और 2 जो बना क्या बना, हाइब्रिड बना। कैसा बना, हाइब्रिड बना। तो ऐसा कुछ उन्होंने जो बैंड देखे, उन्होंने ऐसे देखे, क्या देखे, ऐसे बैंड देखे कि जो हाइब्रिड डीएनए था, हाइब्रिड डीएनए जो है वो बीच में आया, और जो हल्का डीएनए है वो कहाँ आ गया, सबसे ऊपर आ गया। हल्का डीएनए ऊपर क्यों आ रहा है, क्योंकि हल्का है। ये क्या है, हल्का है, अर्थात इसका जो आइसोटोप है, ग्रेडियंट है, वो क्या है, इस सॉल्यूशन के ऊपर, इस सॉल्यूशन से क्या है, कम है, तो ये क्या है, ऊपर रहेगा। ठीक है, ये क्या है, ऊपर रहेगा। अगर केवल हम लोग N15 लेते तो भारी आइसोटोप था, तो क्या होता, सेटल डाउन हो जाता, एकदम लास्ट में मिलता। लेकिन ये क्या है, हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए है, मतलब इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इसलिए क्या हो रहा है, बीच में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे मैंने 2 कलर लिया, एक ब्लैक लिया और एक रेड लिया है दोस्तों। तो ब्लैक कलर जो है पूरा का पूरा क्या बना रहा है, लाइट डीएनए बना रहा है, और यहाँ पे लाइट डीएनए बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइब्रिड डीएनए बन रहा है। क्या बन रहा है, हाइब्रिड डीएनए बन रहा है। हाइब्रिड का मतलब एक ही डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड N15 और N14 होता है दोस्तों। रेड वाला जो स्ट्रैंड है N15 बना रहा है दोस्तों, क्या बना रहा है, N15 बना रहा है, और ब्लैक वाला जो स्टैंड है वो क्या बना रहा है, N14 बना रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो स्टैंड हमारा मिला या जो हमारा डीएनए मिल रहा है वो हाइब्रिड मिल रहा है और N14 मिल रहा है दोस्तों। अब इस स्टैंड को हम लोग अलग कैसे करते हैं, इस स्टैंड को हम लोग सीजियम क्लोराइड के थ्रू क्या करते हैं, अलग करते हैं दोस्तों। किसके थ्रू अलग करते हैं, सीजियम क्लोराइड, CaCl। ठीक है दोस्तों, सीजियम क्लोराइड के थ्रू क्या करते हैं, इस सीजियम क्लोराइड के अंदर जब स्ट्रैंड डालते हैं या डीएनए को डाला जाता है तो ये डीएनए जो होता है क्या होता है, अलग हो जाता है, मतलब दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं अलग अलग हो जाते हैं, या N15 का मीडियम अलग हो जाता है और N14 का मीडियम क्या होता है दोस्तों, अलग हो जाता है। तो अब हम लोग बात ये करते हैं कि कितना डीएनए किसके अंदर जो होता है संचित हो जाता है या संरचित हो जाता है। तो 100% का 50% होता है, 100% का 50% होता है, 50% का 25% होता है, और 25% का 12.5% जो होता है वो संरक्षित हो जाता है। तो ये कैसे होता है, आइए हम लोग इसके बारे में भी बात करते हैं। तो दोस्तों मैं बता रहा था आप लोगों को कि जो डीएनए बनेगा, जो परसेंटेज है वो क्या बनेगा, आइए तो हम लोग देखते हैं। मैंने बताया था कि 100% का 50% यहाँ पे कंजर्व होगा और 50% का 25% जो होता है वहाँ पे कंजर्व होता है दोस्तों। तो 100% जो डीएनए हमारा क्या होता है, जो हमारा 100% डीएनए उसका 50% बनता है किस जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, 100% का 50% यहाँ पे आता है जो हमारा सेकेंड जनरेशन बनाता है। तो सेकेंड जनरेशन में क्या क्या बन रहा है हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। 50% जो है वो हमारा लाइट डीएनए बन रहा है, लाइट डीएनए बन रहा है, और 50% जो है हमारा क्या बन रहा है, हाइब्रिड डीएनए बन रहा है दोस्तों सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, ये हमारा सेकेंड जनरेशन जो है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट जनरेशन है। सेकेंड जनरेशन हम लोग देखते हैं, देखिए ये जो हमारा सेकेंड जनरेशन है यहाँ पे क्या आ रहा है, 50% जो है हमारा लाइट बन रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो 50%, दो मतलब 50% हो गए और दो जो हो गए हाइब्रिड हो गए। तो ये क्या है, 50% जो है हमारे लाइट हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा। ये रेशियो इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो होता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर सेकेंड जनरेशन तक ई कोलाई को ग्रो किया जाएगा
तो जो परसेंटेज होता है, जो रेशियो होता है, हमें क्या मिलता है? तो जो हमें रेशियो मिलता है 50-50 का मतलब 1:1 का मिलता है दोस्तों, 1:1 का मिलता है। 1:1 का जब रेशियो मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा? 50% जो होता है लाइट डीएनए, यल का मतलब होता है लाइट, लाइट का मतलब होता है हल्का, हल्का डीएनए मिलेगा। और 50% जो होता है दोस्तों हाइब्रिड डीएनए मिलेगा। यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि एक स्ट्रैंड जो है टोटल पूरा का पूरा लाइट बना रहा है, और यहाँ पे भी जो एक स्ट्रैंड है पूरा का पूरा लाइट बना रहा है दोस्तों। लेकिन जो बीच वाला जो स्ट्रैंड हमारा बन रहा है, ये क्या बन रहा है? हाइब्रिड बना रहा है। ठीक है, ए भी हाइब्रिड है और ए भी हाइब्रिड है। तो 50-50 जो है क्या बना रहा है? 50% लाइट बना रहा है और 50% जब हाइब्रिड बना रहा है दोस्तों। तो ये तो सेकेंड जनरेशन की बात हो गई। सेकेंड जनरेशन कितने मिनट बाद आती है? 40 मिनट बाद आती है। अगर थर्ड जनरेशन की हम लोग बात करें इसी तरीके से, जब थर्ड जनरेशन की बात हम लोग करेंगे तो थर्ड जनरेशन कितने मिनट बाद आएगी? 40 में 20 प्लस कर दो, कितने मिनट बाद आएगी? 60 मिनट बाद जो आएगी थर्ड जनरेशन बनेगी। और थर्ड जनरेशन से कितने डीएनए बनेंगे? जब 1 से 2 बना तो 2 से 4 बना, और 4 से क्या बनेगा? 8 बनेगा। जब 8 डीएनए बनेगा तो इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 1:3 होगा। 1:3 में क्या बनेगा? 25% जो होगा दोस्तों वो हाइब्रिड डीएनए बनेगा। 25% क्या बन रहा है? हाइब्रिड बन रहा है। और 75% जो होता है दोस्तों वो लाइट बन रहा है। क्या बन रहा है? लाइट डीएनए बन रहा है। ठीक है, तो A 1.3 याद रखिएगा, 1:1 याद रखिएगा, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली आपके बुक में 2 जनरेशन तक ही दिखाया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 जनरेशन आपको बताया है, क्योंकि हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए या बच्चों का माइंड चेक करने के लिए लोग पूछ देते हैं कि सेकेंड जनरेशन तक अगर ई कोलाई को ग्रो किया गया N15 मीडियम से तो क्या होता है, मतलब जो बैंड हो गया, जो रेशियो मिलेगा हमें क्या मिलेगा? तो 1:3 का रेशियो मिलता है दोस्तों, हमें 1:3 का मिलता है। और जो बैंड होता है, जो स्ट्रैंड हमारा बनता है, क्या बनता है? 25% मतलब 1 और 3% मतलब 75 मतलब लाइट। तो 1% हाइब्रिड डीएनए है और 75% जो है लाइट डीएनए है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि मेरा इसका पहला जो चैप्टर था, हम लोग सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के बारे में डिस्कस किया था कि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है या कंजर्वेटिव होता है या डिस्पर्सिव होता है, ठीक है, या अर्धविच्छिन्न होता है। तो हम लोगों ने इसके पहले पार्ट में देखा था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है, और इसको हमने प्रूव भी किया कि डीएनए कैसे सेमी कंजर्वेटिव होता है। और हम लोग इस सेकेंड पार्ट में ये देखेंगे कि जो रेप्लिकेशन होता है हमारा दोस्तों, जो प्रतिकृतियन होता है, जो डुप्लीकेशन होता है, वो इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट यूज़ होती हैं, ठीक है, इसमें क्या चाहिए, कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, कैसे होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। इस लेक्चर में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ इनिशिएशन में या डुप्लीकेशन में, डीएनए के प्रतिकृतियन में यूज़ होता है या आवश्यक होता है, और फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे या चर्चा करेंगे विस्तार से कि इनिशिएशन क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में इनिशिएशन कैसे होता है, या रेप्लिकेशन कैसे होता है, यूकैरियोटिक में रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग आज के डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, सेकेंड पार्ट के बारे में आज चर्चा करते हैं कि क्या है हमारा प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि डीएनए का प्रोसेस क्या है, या डीएनए का जो रेप्लिकेशन होने का जो तरीका है वो कैसे होता है, ठीक है, या डीएनए प्रतिकृतियन की विधि, सम इम्पॉर्टेंट एंजाइम, ठीक है। डीएनए प्रतिकृतियन में दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट एंजाइम रोल प्ले करते हैं, जो क्या करते हैं, रेप्लिकेशन के लिए यूज़फुल होते हैं। एंजाइम हमारे लिए भी यूज़फुल होते हैं, जैसे हम लोग डाइजेशन करते हैं या पाचन करते हैं। तो जब डाइजेशन और पाचन करते हैं दोस्तों, तो उस समय भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी में, या ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे हम लोग अगर लिपिड खाते हैं तो लाइपेज एंजाइम होता है, अगर दूध पीते हैं तो उसके लिए रेनिन एंजाइम होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि एंजाइम होता क्या है। एंजाइम की जो शुद्ध हिंदी होती है दोस्तों विकर होती है। क्या होती है? विकर।
ठीक है। तो जो विकर होते हैं एंजाइम का, जो अगर हम लोग जीव विज्ञान के बारे में बात करें कि जीव विज्ञान में क्या रोल है एंजाइम का, तो ये जो होते हैं बायो कैटलिस्ट होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? एंजाइम इज़ अ बायो कैटलिस्ट। एंजाइम जो है एक बायो उत्प्रेरक होते हैं, बायो जीव विज्ञान के उत्प्रेरक होते हैं, जो किसी भी कार्य करने की क्षमता की दर को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना अगर खाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एंजाइम हो तो हमारा खाना डाइजेस्ट होगा। अगर एंजाइम नहीं है तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा दोस्तों। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है दोस्तों? क्योंकि जो एंजाइम होता है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है हमारे डाइजेशन के लिए। ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चीज़ के कार्य करने की दर की क्षमता को क्या करता है? बढ़ा देता है। क्या करता है? दर की क्षमता को बढ़ा देता है। तो एंजाइम जो होता है वो किसी भी कार्य करने की क्षमता की दर को क्या करता है दोस्तों? बढ़ा देता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि एंजाइम किसी भी कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। जैसा कि मैंने बताया कि जब हम लोग भोजन करते हैं, पाचन करते हैं, तो अगर पाचन हम लोग करते हैं, अगर एंजाइम ना हो तब भी हमारा भोजन डाइजेस्ट होगा, तब भी हमारा भोजन क्या होगा? हमारे भोजन का जो है पाचन होगा। लेकिन क्या होगा? हो सकता है एक दिन की बजाय, एक घंटे की बजाय 4 दिन लग जाएं, 5 दिन लग जाएं, 1 साल भी लग सकते हैं दोस्तों। और जब 1 साल लग सकते हैं तो हम लोग अजगर की तरह एकदम रेंगते रेंगते चलेंगे। ठीक है ना। तो क्या करता है एंजाइम? क्या करता है एंजाइम? जब हम लोग भोजन खाते हैं तुरंत एंजाइम सिक्रीट होता है, रिलीज होता है हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड से, बहिःस्रावी ग्रंथि से। ठीक है। और जब रिलीज होता है, जब इसका सिक्रीशन होता है तो तुरंत जाके अपना काम करता है और हमारा भोजन जो हो जाता है, पाचन हो जाता है हमारे भोजन का। और जब हमारे भोजन का पाचन हो जाता है दोस्तों तब हमें फिर से भूख लगती है। ठीक है। तो एंजाइम क्या किया? एंजाइम जो होता है किसी भी कार्य करने की क्षमता की दर को क्या करता है? बढ़ाता है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा एंजाइम मेरे दोस्तों। एंजाइम का जो काम होता है वो आपको पता है। तो आइए प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि डीएनए का प्रतिकृतियन कैसे होता है, इसकी विधि क्या है। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को अगर जाते हैं बनाने, जैसे हमें कोई चीज़ बनाना है, किचन में हम लोग जाते हैं कुछ बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करते हैं? इसका सबसे पहले हम लोग रेसिपी तैयार करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है। तो इसी तरह जब हम लोग रेप्लिकेशन पढ़ने जा रहे हैं तो रेप्लिकेशन जो प्रतिकृतियन की विधि है इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेप्लिकेशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एंजाइम क्या है दोस्तों? डीएनए हेलिकेज होता है दोस्तों, डीएनए हेलिकेज। ठीक है। आप लोगों की बुक में हेलिकेज हिंदी में लिखा होगा, लेकिन यही हेलिकेज जो होता है हेलिकेज लिखा है। ठीक है। तो डीएनए हेलिकेज क्या होता है दोस्तों? डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को अलग करना, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को अलग करना दोस्तों। जो डीएनए होता है हमारा, इसके दोनों स्ट्रैंड को क्या करता है? अलग कर देता है। क्या कर देता है? दोनों स्ट्रैंड को अलग कर देता है दोस्तों। डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स होता है, सबको पता है। डीएनए जो होता है कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है दोस्तों। मतलब डबल हेलिक्स का मतलब द्विकुंडलित होता है। तो डीएनए हेलिकेज को जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं या इसको अलग नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक रेप्लिकेशन कैसे होगा? रेप्लिकेशन कैसे होगा? क्योंकि जो ओल्ड स्ट्रैंड होता है दोस्तों हमारा, वो टेम्पलेट की तरह काम करता है मेरे दोस्तों। टेम्पलेट की तरह काम करने का मतलब मैंने ये चीज़ बताया था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में कि टेम्पलेट सांचा क्या होता है। तो जब हम लोग डीएनए को तोड़ते हैं तो किस एंजाइम की वजह से अलग करते हैं? डीएनए हेलिकेज की वजह से अलग करते हैं इसे। तो ये नाम आप लोग याद रखेंगे कि डीएनए का जो डीएनए को हम लोग ब्रेक करते हैं या डीएनए के स्ट्रैंड को अलग किया जाता है वो किस एंजाइम की वजह से होता है दोस्तों? हेलिकेज एंजाइम की वजह से होता है मेरे प्यारे दोस्तों। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, क्योंकि डीएनए हेलिकेज है तभी हम लोग
डीएनए को रैप्चर या ब्रेक कर सकते हैं या इसको अलग कर सकते हैं, दोनों स्ट्रैंड को अलग कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे मैंने लिया डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज दोस्तों एक ऐसा एंजाइम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज की वजह से ही जो होता है वो क्या होता है, हमारा रेप्लिकेशन आगे चलता है या आगे बढ़ता है। तो इसका भी हम लोग कार्य देख लेते हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला को जोड़ता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को श्रृंखला में जोड़ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को श्रृंखला में जोड़ना। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का मतलब ये होता है कि जो हमारा डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का मतलब डीएनए की सिंथेसिस हो रही है ना, तो डीएनए की सिंथेसिस मतलब डीएनए का द्विगुणन, डीएनए जो हो रहा है अपने आप को डबल कर रहा है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो जो हमारा स्ट्रैंड होगा, ठीक है, उसके ऊपर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को लाके क्या करेगा, बैठा देगा, ऐसे बैठाते चला जाएगा। और जब बैठाते चला जाएगा तो किस डायरेक्शन में बैठाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि डीएनए की जो सिंथेसिस होती है दोस्तों, मतलब संश्लेषण जो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, किस दिशा में होता है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में होता है या 3 प्राइम टू 5 प्राइम दिशा में होता है। तो याद रखना जो डीएनए की जो सिंथेसिस होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम की दिशा में होती है। किस दिशा में होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में। ये आपको याद रखना है। डीएनए की भी यही होती है, आरएनए की भी यही सिंथेसिस होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन की, जिसका नाम होता है एसएसबी दोस्तों। एसएसबी जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो डीएनए हमारा होता है इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है, और डीएनए जो होता है वो हमारे सेल के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर सुपर क्वाइलिंग मतलब फोल्ड होके क्या होता है वो मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, मतलब रहता है, फोल्ड होके एक कुंडलित आकार में रहता है। तो जब इसको खोला जाता है डीएनए हेलिकेज की प्रेजेंस में, और जब डीएनए खुलता है तो कहीं यह फिर से न जुड़ जाए, ये स्टैचुअल होता है। डीएनए क्या होता है कि स्टैचुअल होता है। जैसे हम लोग रबड़ को लेके खींचते हैं और फिर छोड़ते हैं तो रबड़ क्या होता है, एक जगह आके इकट्ठा हो जाता है। तो इसी तरह जो डीएनए होता है ये भी हमारा कुंडलित फॉर्म में होता है कि जब डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं अलग हो जाती हैं तो फिर से रीएनलिंग न हो जाए। रीएनलिंग का मतलब होता है दोस्तों फिर से जुड़ जाना। री का मतलब दोबारा, एनलिंग का मतलब जुड़ जाना दोस्तों। तो एक फिर से न जुड़ जाए तो एक प्रोटीन होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एसएसबी दोस्तों, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। इसके नाम से ही याद आ रहा है कि ये जो प्रोटीन होती होगी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो होती होगी वो कहाँ पे बाइंड करती है, डीएनए के एक स्ट्रैंड पे बाइंड करती है। किस स्ट्रैंड पे बाइंड करती है, एक स्ट्रैंड पे, केवल एक स्ट्रैंड पे। डीएनए डबल हेलिक्स होता है ना, तो डबल हेलिक्स का मतलब दोनों ऐसे खुल गए, ठीक है। ये हमारा डीएनए हो गया दोस्तों, ये हमारा क्या है, डीएनए हो गया। डीएनए जब हो गया तो डीएनए जब खुलेगा तो एक ऐसे खुलेगा और एक ऐसे खुलेगा, ठीक है ना। तो डीएनए जब खुला तो एसएसबी क्या करेगी, एक स्ट्रैंड पे आके बाइंड कर लेगी, ठीक है, या तो इस स्ट्रैंड पे या तो इस स्ट्रैंड पे ना। तो जब एक स्ट्रैंड पे आके बाइंड कर लेती है तो जो डीएनए होता है फिर से जुड़ने की कोई चांसेस नहीं होती है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एकल डीएनए पर जुड़ना, तो जो एसएसबी प्रोटीन होती है वो कहाँ जुड़ती है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, कोई बीएचयू बीएससी की तैयारी करेगा, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी की तैयारी करेगा, तो जब हम लोग ऐसी तैयारी करते हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी आप लोगों को। लेकिन मैं ऐसे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि हाँ भैया देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने यहाँ पे इसको इम्पॉर्टेंट बोल दिया कि जो एसएसबी प्रोटीन होती है वो डीएनए के किस स्ट्रैंड पे बाइंड करती है ना, तो दे देगा सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो डीएनए की सिंथेसिस हो रही है तो किस डीएनए पे बाइंड करेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे बाइंड करेगा। ये क्यों बाइंड करता है, क्योंकि जो हमारा डीएनए है दोस्तों वो फिर से न जुड़ जाए इसीलिए बाइंड करता है, इसको न जुड़ने के लिए बाइंड करता है।
दोस्तों नेक्स्ट एंजाइम है हमारा डीएनए लाइगेज होता है। क्या नाम है इसका? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज जो होता है इट इज़ अ ग्लू, इट इज़ अ ग्लू। ग्लू का मतलब होता है गम, गम का मतलब होता है गोंद, ठीक है ना। गम का मतलब गोंद, हिंदी भाषा में हम लोग बोलते हैं गोंद या फेविकोल समझ लो, ठीक है। तो इट इज़ अ ग्लू होता है, ग्लू लाइक फंक्शन ये परफॉर्म करता है दोस्तों। तो जब हम लोग देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि जब हम लोग डीएनए को अलग कर देते हैं तो ये हमारे होते हैं पेरेंटल डीएनए या ओल्ड डीएनए बोल सकते हैं ना। ये मम्मी पापा के डीएनए या फादर मतलब पेरेंटल डीएनए है या ओल्ड डीएनए बोल दो। तो यहाँ पे जो हमारे नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं या तो यहाँ पे ए रहेंगे या तो यहाँ पे सी जी रहेंगे, ठीक है। तो जो हमारा न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो क्या बनेगा? कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है दोस्तों, कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। तो जो हमारा टेम्पलेट होगा इसी से कम्प्लीमेंट्री क्या होगा? न्यू स्ट्रैंड बनेगा। कैसा स्ट्रैंड बनेगा? न्यू, जो नया वाला स्ट्रैंड है बनेगा ना। तो जब यहाँ पे जो स्ट्रैंड जो बनते हैं, ठीक है, जो स्ट्रैंड हमारे बनते हैं, जो छोटी छोटी जो खंड होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, जो आपस में जुड़ते हैं, तो उनको जोड़ने का काम कौन करता है आपस में? डीएनए लाइगेज करता है। कौन करता है? डीएनए लाइगेज करता है, ये याद रखना, ठीक है। डीएनए लाइगेज करता है और डीएनए लाइगेज जो होता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ऐड करता है ना। एक चीज़ यहाँ पे आप लोग समझ लेना, अच्छे से समझ लेना कि ये देखो, ये मान लो हमारा क्या है, ये मान लो कोई एक डीएनए है और ये मान लो हमारा कोई एक डीएनए है दोस्तों। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये जो हमारा डीएनए लाइगेज होता है ना, डीएनए लाइगेज जो होता है किसको फिल करता है दोस्तों? किसको फिल करता है? इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को फिल करता है, याद रखना, ठीक है। इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, बेस पेयर को जोड़ने का काम नहीं करता, ठीक है। ये याद रखना। ये थोड़ा सा हाई लेवल की चीज़ें हैं लेकिन मैंने सोचा आपको समझा दूं, ठीक है। क्योंकि जो डीएनए लाइगेज होता है बेस पेयर को फिल नहीं करेगा। बेस पेयर का मतलब ये होता है एडेनिन थायमिन, इसको जोड़ने का काम नहीं करता है वो ना। बेस पेयर तो हमारे यही है ना, लेकिन इनको नहीं जोड़ेगा। वो क्या जोड़ेगा? जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं हमारे, इनको जोड़ेगा, ठीक है। एक फॉस्फेट ग्रुप इधर से लेगा, एक फॉस्फेट ग्रुप इधर से लेगा और दोनों को जोड़ देगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई ना कि जो डीएनए लाइगेज होता है वो बेस को फिल नहीं करता, मतलब नाइट्रोजनी बेस जो होते हैं प्यूरिन पिरिमिडीन के बीच में जाके फिल नहीं करता, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को फिल करता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्राइमेज जो होता है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रहा है हमारे डीएनए रेप्लिकेशन में, डीएनए के द्विगुणन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रहा है। प्राइमेज का मतलब क्या होता है? प्राइमेज का मतलब यहाँ पे आरएनए प्राइमेज हम लोग बोलेंगे दोस्तों। इसे क्यों बोलेंगे आरएनए प्राइमेज? आरएनए प्राइमेज हम लोग क्यों बोलेंगे? क्योंकि डीएनए की सिंथेसिस होने के लिए भी डीएनए किसका सहारा ले रहा है? आरएनए का सहारा ले रहा है। जैसा कि मैंने बताया पॉलीमरेज के अंदर एक कमी होती है दोस्तों, जो डीएनए पॉलीमरेज होता है इसके अंदर एक कमी होता है कि यह खुद से अपना सिंथेसिस नहीं करवा सकता है, ये खुद से सिंथेसिस नहीं करवा सकता, अर्थात डीएनए को भी सिंथेसिस करने के लिए एक आरएनए की ज़रूरत होती है दोस्तों। किसकी ज़रूरत होती है? आरएनए की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जो आरएनए की ज़रूरत होगी वो आरएनए की ज़रूरत कहाँ से होगी? कौन इसे पूरे करेगा? उसे पूरा करेगा आरएनए प्राइमेज। यहाँ पे हम लोग आरएनए लगा देंगे और आरएनए प्राइमेज जो होगा आरएनए श्रृंखला का निर्माण करना दोस्तों। आरएनए श्रृंखला का जो जब निर्माण कर देगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग आगे अभी देखते हैं दोस्तों। आरएनए प्राइमेज जो होता है, मैंने बताया कि आरएनए प्राइमेज जो होता है एक आरएनए श्रृंखला का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एक आरएनए श्रृंखला का निर्माण करता है। तो ये मान लीजिए हमारा आरएनए एक प्राइमर होता है। श्रृंखला का मतलब एक प्राइमर, छोटा सा टुकड़ा होता है दोस्तों। जो आरएनए होता है यहाँ पे एक 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है, स्पेस जो होता है इसका फ्री रहता है। 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है क्या रहता है? फ्री रहता है। ये क्या है? हमारा आरएनए प्राइमर है। क्या है? आरएनए प्राइमर है। प्राइमर का मतलब ये होता है दोस्तों, प्राइमर का मतलब ये होता है श्रृंखला। ये क्या करेगी? जितने भी न्यूक्लियोटाइड आते हैं हमारे
आरएनए जो डीएनए पॉलीमरेज होता वो क्या करता, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को श्रृंखला में जोड़ना ना, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो होता है ये तो कौन लाएगा, डीएनए पॉलीमरेज लाता। जो हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है इसको कौन लाता, डीएनए पॉलीमरेज लाता। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज लाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को, वो कहाँ पे जोड़ेगा, वो इसी जगह जोड़ेगा, 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर जोड़ेगा ना, 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर जोड़ेगा। ठीक है, DAT, ठीक है, ठीक है, ऐसे क्या करेगा, जोड़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आरएनए प्राइमर होता है। ठीक है, ये आरएनए प्राइमर को कौन लाता है, आरएनए प्राइमेज लाता है। कौन लाता है, आरएनए प्राइमेज लाता है दोस्तों। और एक वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम होता है टोपोआइसोमरेज। क्या नाम होता है, टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या करता है, टोपोआइसोमरेज जो होता है वो टेंशन रिलीज करता है। अब टेंशन क्या होता है, टेंशन का मतलब ये होता है कि जैसे ये हमारा डीएनए है, ठीक है, ये हमारा क्या है, डीएनए है। तो डीएनए जब है तो कहीं इसके अंदर कहीं गांठ न पड़ जाए। ठीक है, तो डीएनए हमारा यहाँ से ओपन हो रहा है, तो डीएनए की लंबाई तो बहुत है। हम लोग छोटे क्लासों में पढ़े हैं कि डीएनए की लंबाई इतनी होती है कि सूर्य से लेकर पृथ्वी तक इसको 100 बार भी फोल्ड किया जाए दोस्तों तो नहीं हो पाता है। अब सोचो हमारे न्यूक्लियस में कैसे रहता होगा, तो इसके लिए एक प्रोसेस होती है डीएनए सुपर कॉइलिंग या डीएनए पैकेजिंग। तो जब डीएनए को ओपन किया जाता है बाई हेलिकेज एंजाइम के थ्रू, तो डीएनए जब ऐसे ओपन होता है तो इसके अंदर जो नॉट आते हैं, नॉट का मतलब ये होता है गांठ, ठीक है ना। तो जो गांठ आ जाती हैं इसको कौन ओपन करता है, टोपोआइसोमरेज ओपन करता है। कौन ओपन करता है दोस्तों, टोपोआइसोमरेज ना, ठीक है। टोपोआइसोमरेज जो होता है वो क्या करता है, पराकुंडलन को हटाना। पराकुंडलन का मतलब क्या होता है, पराकुंडलन को मतलब यही होता है कि जो हमारा कुंडलित मतलब क्या, क्वाइलिंग होना ना। तो डीएनए जो ओपन हो रहा है इसके ऊपर जो होता है गांठ न पड़ जाए। ठीक है, जब ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा हो जाएंगी तो हमने फिर से ओपन करने में जो गलतियां होती है उसमें गांठ हो जाती है, नॉट ओपन हो जाता है। तो टोपोआइसोमरेज जो होता है यही होता है। ठीक है, तो टोपोआइसोमरेज जो होता है वो पराकुंडलन को क्या करता है, हटाता है। ठीक है, अब पराकुंडलन को हटाता है। टोपोआइसोमरेज जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स। ठीक है, तो टोपोआइसोमरेज जो फर्स्ट होता है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। टोपोआइसोमरेज जो फर्स्ट होता है वो सिंगल स्ट्रैंड पे बाइंड करता है। किस पे बाइंड करता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पे। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पे क्या करता है, कट लगाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। टोपोआइसोमरेज को एक नाम से और जानते हैं दोस्तों, गायरेज। ठीक है, डीएनए गायरेज, ये नाम याद रख लेना। ठीक है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, टोपोआइसोमरेज को एक नाम से और जानते हैं, डीएनए गायरेज के नाम से जानते हैं। तो टोपोआइसोमरेज फर्स्ट जो होता है, दोस्तों, इस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पे क्या करता है, कट लगाता है। ठीक है, और टोपोआइसोमरेज जो सेकंड होता है, ठीक है, टोपोआइसोमरेज जो सेकंड होता है वो एक ही साथ दोनों स्ट्रैंड पे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे क्या करता है, कट लगाता है। और इसके लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट जरूरी होती है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट जो होता है वो क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पे कट लगाता है। कट लगा के जो हमारा पराकुंडलन होता है उसको दूर करता है। ठीक है, और टोपोआइसोमरेज जो सेकंड होता है दोस्तों, टोपोआइसोमरेज सेकंड जो होता है वो दोनों स्ट्रैंड पे कट लगा के हमारे पराकुंडलन को क्या करता है, समाप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे एंजाइम्स हम लोग देखे हैं। डीएनए हेलिकेज का काम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, एसएसबी प्रोटीन का काम क्या है, डीएनए लाइगेज का काम क्या है, प्राइमेज का क्या काम क्या है, टोपोआइसोमरेज का काम क्या है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखी दोस्तों। अब हम लोगों ने इतने सारे एंजाइम देखे हैं, डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, एसएसबी प्रोटीन, डीएनए लाइगेज और प्राइमेज और टोपोआइसोमरेज। ठीक है, तो ये जितने भी एंजाइम हैं, अगर आप इस एंजाइम के बारे में आपको जानकारी है तो रेप्लिकेशन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, और
मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इसे प्लीज़ कम से कम तो इसको नाम याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको बीएससी करना है, नीट की तैयारी करना है, किसी एंट्रेंस को फेस करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि रेप्लिकेशन पूछा भी जा सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जा रहा हूँ बताना, मैं सोच रहा हूँ आपको बता दूँ कि जो पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है, एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, पॉलीमराइजेशन रेट जो होता है दोस्तों, पॉलीमराइजेशन रेट का मतलब होता है बहुलीकरण, ठीक है। क्या होता है बहुलीकरण, मतलब पॉलीमराइजेशन रेट का मतलब ये होता है कि कोई भी डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये डीएनए पॉलीमरेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है 3 टाइप्स का होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। तो जो पॉलीमराइजेशन रेट होता है, जो डीएनए का जो रेट होता है, जो बहुलीकरण होता है इसका, वो सबसे ज़्यादा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का होता है। ये याद रखिएगा आप लोग, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का होता है, अर्थात डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द केस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ ई कोलाई, ठीक है। इस्केरिसिया कोलाई के ऊपर जो रेप्लिकेशन हुआ, ठीक है, इसमें डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है प्रोकैरियोट के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब पॉलीमराइजेशन रेट का मतलब क्या होता है, तो पॉलीमराइजेशन रेट का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी डीएनए पॉलीमरेज 1 मिनट या प्रति सेकेंड, ठीक है, 1 मिनट पर सेकेंड, ठीक है, कितने न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है, कितने न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है वो 200 टू 1000 न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, ऐड करता है, ठीक है। 200 टू 1000 न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, ऐड करता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। 200 से 1000 न्यूक्लियोटाइड को जो करता है वो ऐड करता है, और सबसे ज़्यादा ऐड कौन करता है, ये जो पॉलीमराइजेशन रेट होती है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के पास होती है। इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई के केस में डीएनए रेप्लिकेशन थर्ड, पॉलीमरेज थर्ड जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे, प्रोसेसिविटी का मतलब ये होता है प्रोसेस करना, मतलब क्रिया करके, प्रोसेसिविटी का मतलब होता है क्रिया करना, ठीक है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है वो कितने न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने के बाद, ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि जब आप लोग बीएससी करोगे, किसी भी चीज़ की तैयारी करोगे, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आनी है, ठीक है, यहाँ पे आनी है। तो प्रोसेसिविटी और पॉलीमराइजेशन रेट क्या होता है, पॉलीमराइजेशन रेट तो ये होता है दोस्तों कि 1 मिनट में या पर सेकेंड कितने न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जा रहा है, ठीक है, पर सेकेंड या पर मिनट कितने न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जा रहा है। तो 200 टू 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रही है, इसको ऐड करके सिंथेसिस कर दिया जा रहा है। और एक कैपेबिलिटी या ये जो कैपेबिलिटी है, ये जो लक्षण है, किसके पास है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के पास है। तो दूसरी चीज होती है प्रोसेसिविटी इसे कहते हैं कि प्रोसेस करना, मतलब कार्य करना। तो प्रोसेसिविटी जो होती है ये क्या होती है, प्रोसेसिविटी ये होती है कि कितने न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके जो डीएनए पॉलीमरेज है वो रिमूव हो जा रहा है या हट जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों कितने न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके वो हट रहा है, 200 टू 1000 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ऐड करके वो क्या हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है। कौन हो जा रहा है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है रेप्लिकेशन का, किसके केस में, ई कोलाई के केस में दोस्तों। तो आज के लिए इतना, ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा। डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, डीएनए लाइगेज, प्राइमेज, टोपोआइसोमरेज, और पॉलीमराइजेशन रेट और प्रोसेसिविटी क्या होती है। तो पॉलीमराइजेशन रेट क्या होता है दोस्तों,
पर सेकेंड या पर मिनट कितने न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जा रहा है, उसे बोलते हैं पॉलीमराइजेशन रेट। और पॉलीमराइजेशन रेट किसका अधिक होता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का अधिक होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और प्रोसेसिविटी किसे कहते हैं कि कितने न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने के बाद जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड हो है वो क्या हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है या हट जा रहा है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेसिविटी, या इस क्रिया को बोलते हैं प्रोसेसिविटी। दोस्तों, तो आज का लेक्चर या आज का टॉपिक या आज का वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्लीज़ बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और दूसरों को भी इसके बारे में जानकारी दें कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, गुड लक, और फिर हम लोग कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बाय।